गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है टूर दी फोर्थ सीरीज़ की डे 8। कल जो है मैंने शेक्सपियर जो राइटर जो है वो स्टार्ट करे थे, तो उनका क्वेश्चंस का कल 7th डे था, लास्ट जो है मैंने उसको वाइंड अप किया था। आज से विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो स्टार्ट करूँगी। और इस तरीके से एक्चुअली इस सीरीज़ के बारे में जिन लोगों को नहीं पता और जो पहली बार देख रहे हैं उनके बताना चाहूँगी। हम जितने भी राइटर्स हैं सारे राइटर्स को कवर कर रहे हैं। अब उसमें राइटर्स में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कवर क्या क्या करे जाएंगे। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, फिर उसके बाद जो भी राइटर्स हैं, कीट्स, शेले, और जो भी मतलब जितने भी राइटर्स आप ये मान के चले 18-19 राइटर्स जो हैं हमारा कवर करने का एम है। और कीट्स, शेले, अमेरिकन राइटर्स में फॉकनर, विटमैन और हेमिंगवे, इसके अलावा इंडियन राइटर्स भी कवर करने का है, कमला दास, निसिम इस्किल और आर के नारायण अगर किसी में हैं तो उसमें आर के नारायण और मुल्कराज आनंद। और अगर हम इंग्लिश राइटर्स की बात करें तो जो भी जितने भी राइटर्स जो हैं वो इनमें आते हैं, जैसे आर्नल्ड, टेनिसन और डिकेंस, लैम्ब, ये सारे राइटर्स मतलब सोचा है कि कवर कर लिए जाएं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे उन्हें सारे क्वेश्चंस और वो उनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और मिल्टन और गॉल्सवर्दी तो करवाए ही जाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो आज का जो कोटेशन है पहले वो देख लीजिए। योर माइंड इज द गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, द हार्वेस्ट कैन ईदर बी फ्लावर और वीड्स। बिल्कुल सही बात है, जैसा बीज डालेंगे वैसी ही फसल होगी, या तो फूल खिलेंगे या खरपतवार उगेगी। सही इस बात है बिल्कुल। आप अपने दिमाग में जो चीज़ सोचते हैं, जैसा बीज डालते हैं वही आपको सामने दिखता है। हमारा दिमाग जो है वो बहुत अच्छा सर्वेंट है और बहुत ही बेकार जो है वो मास्टर है। तो हमें इसको मास्टर करना पड़ता है, इसको खेल नहीं दिखाने पड़ते, इसको खेल नहीं दिखाने देने चाहिए। तो आपका जो दिमाग है वो बहुत पावरफुल है। आप चाहें तो अपने दिमाग से ढंग से काम करके वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहें, और आप चाहें तो बिल्कुल किसी भी दिन हार मान के बैठ सकते हैं। ये कोट जो है वो वर्ड्सवर्थ की कोट है, और आज हम शुरू भी विलियम वर्ड्सवर्थ ही कर रहे हैं। यूपी टीजीटी इंग्लिश का यूपी टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश के वीडियो बैचेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा DSSB का भी वीडियो बैच अवेलेबल है। DSSB का जो बैच है वो जितने भी DSSB से मिलते जुलते जो जहाँ पर भी सिलेबस दे रखा है वो सबको कवर करता है। टीजीटी और पीजीटी के जो बैचेस हैं उनमें राइटर्स, ग्रामर, लिटरेटम सब कुछ है। इसके अलावा उनमें नोट्स जो हैं वो बुक फॉर्म में दिए जाते हैं। मैंने इसमें दिखाया भी था और कि हमारे जो नोट्स हैं वो किस तरीके से बुक फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ये हमारे नोट्स की कुछ जो है वो कॉपी है, कि एक जो है कॉपी है इस समय मेरे हाथ में, एक्चुअली एक ही कॉपी है। और अगर मैं आपको लिटरेरी टर्म्स का भी अपना वो दिखाऊं तो ये हमारी लिटरेरी टर्म्स की जो है ये बंडल है हमारा लिटरेरी टर्म्स का। इसमें आप देख सकते हैं रिटोरिक, प्रोसिडी, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड टेस्ट सीरीज। आप इसकी वो देख सकते हैं कितना मोटा ये है। इसमें सारा टेस्ट सीरीज और वो सब भी है। हम खाली नोट्स नहीं बेचते, ये हमारे नोट्स हमारे वीडियोस के साथ ये नोट्स जो है वो मिलते हैं, लाइव क्लास के साथ ये नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग जो हैं स्टार्ट करते हैं। और ये जो है मेरा पहला जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन ये है, what being described by Wordsworth in the following lines from his poem The Thorn, I have measured it from side to side, it's 3 feet long and 2 feet wide. सबसे पहले let's talk about William Wordsworth. William Wordsworth जो है he belonged to romantic age. उनके lyrical ballads के साथ ही romantic age का शुरुआत जो है वो मानी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ये एल्डर रोमांटिक्स माने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जाने जाते थे साधारण को असाधारण बना देने वाले। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ये थी कि अ पोएट इज अ मैन टॉकिंग टू मैन,
और बिल्कुल जो साधारण चीज़ें हैं, साधारण चीज़ों को असाधारण बना देना। और कॉलरिज जो हैं वो सुपर नेचुरल चीज़ों के पोएट थे, उनका था असाधारण को साधारण बना देना। तो इन दोनों के जुगलबंदी से ही लिरिकल बैलेट्स जो है वो 1798 में आया था। एंड टू एवरीवन सरप्राइज, मतलब जो अब लोग पढ़ते हैं, आपको पता है कि जब ये लिरिकल बैलेट्स आया था, इट वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली विदाउट एनी नेम। तो ये है व्हाट इज बीइंग। ये पोएम जो है ये एक मेलोड्रामेटिक पोएम है, जिसमें एक, ये पोएम है कौन सी, थॉर्न। थॉर्न जो पोएम है इसमें एक मार्था नाम की लड़की की कहानी सुनाई है, हु गॉट इम्प्रेग्नेटेड बाय हर लवर, और फिर वो उसको छोड़कर चला जाता है, किसी और से शादी कर लेता है, वो बच्चा होता है मगर किसी को वो बच्चा नहीं दिखता, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे एक झाड़ी के नीचे जो है वो दफनाया जाता है। जब भी गांव वाले उसको खोदने की कोशिश करते हैं तो वो झाड़ी हिलने लगती है। तो ये आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, द थॉर्न आई हैव मेजर्ड। यहाँ पर जो थॉर्न है उसके नीचे क्या है, बच्चे की ग्रेव है, तो दैट इज एन इन्फेंट्स ग्रेव। उसके नीचे क्या है, एक बच्चे की ग्रेव है। Now the next question is, which stage of his life is Wordsworth talking about in the prelude when he says, "Fair seed time had my soul and I grew up fostered alike by beauty and fear"? prelude जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये वो लिखना चाह रहे थे और एक एपिक की तरह। इवन उन्होंने इसमें मेंशन भी किया है मिल्टन के बारे में। अगर ये मतलब ये पोएम अपना रेक्लूज के साथ, रेक्लूज का पार्ट बनाना था, रेक्लूज का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट जो एक्सकर्शन होना था, तो ये एक ऐसा एपिक बनती जो मिल्टन के एपिक को भी सरपास कर देती। इसमें 14 बुक्स हैं। 1799 में, 98 में उन्होंने शुरू करा था, 99 में ये 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई। तब तक उन्होंने इसे नाम नहीं दिया था। फिर ये 1805 में 13 बुक्स में आई, तब तक ये कंप्लीट हो चुकी थी। 1850 में इसके जो एडिशन था उसमें उन्होंने ट्रिब्यूट पे करी है कॉलरिज को, टू अ फ्रेंड, ये उन्होंने ट्रिब्यूट। लेकिन ये पूरे समय उन्होंने से पोएम ही कहा है। ये पोएम, ये प्रिल्यूड को नाम दिया है उनकी वाइफ ने, मिसेस वर्ड्सवर्थ ने ये नाम दिया। और ये पोएम जो है वो उनकी मृत्यु के बाद 1850 में 14 बुक्स में ये पोएम जो है वो पब्लिश हुई थी और इसे नाम दिया था मिसेस वर्ड्सवर्थ ने। और इसमें उन्होंने कहा है, माना है वर्ड्सवर्थ ने कि ही वॉज इंडेप्टेड टू कॉलरिज, कॉलरिज से को वो बहुत ज़्यादा इंडेप्टेड थे। 14 बुक्स हैं जिसमें उन्होंने इसे प्रिल्यूड को ही कहा जाता है, प्रिल्यूड, और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कही जाती है वो। और जो ये स्टेज बताई है, फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप फॉस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर, कि फेयर सीड टाइम हैड माई सोल, कि फेयर सीड है कि टाइम, फेयर सीड टाइम, टाइम ने मेरी आत्मा को जो है वो ले लिया है। एंड आई ग्रू अप फॉस्टर्ड, और मैं इस तरीके से बड़ा हुआ हूँ, ब्यूटी और फियर, यानी कि नेचर ने मुझे इस तरीके से पाला है कि ब्यूटी एंड फियर दोनों तरीके से। तो वो जो यहाँ पर बता रहे हैं वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं। In Ode to Intimations of Immortality, Wordsworth sums up his philosophy of Ode to Intimations of Immortality, जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इस पोएम में उन्होंने बच्चे को एक प्रॉफिट का, एक जो है फिलोसोफर कहा है, जिसे बाद जिसको कॉलरिज ने रिजेक्ट भी किया था और बाद में ये एक डिबेट का वो बन गया था। ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी पोएम में उन्होंने जो बताया है चाइल्डहुड को, अपनी थ्योरी जो बताई है चाइल्डहुड, उनका मानना ये है कि आत्मा जो है वो जन्म लेने से पहले भी एग्जिस्ट करती है, और जब तक बच्चे जो छोटे होते हैं, जब वर्ल्डली टच से दूर होते हैं, तो वो दे हैव दैट डिवाइन पावर इन देम। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वर्ल्डली मटीरियलिज्म में खुद की जो एक इनोसेंस है वो लूज करते चले जाते हैं। ये जो पोएम है ये एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है, और इस पोएम में उन्होंने अपनी फिलॉसफी, चाइल्डहुड की फिलॉसफी को सम अप जो है वो
किया है। ये जो पब्लिश हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, और ये एक इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है, और इसमें इन्होंने अपनी फिलॉसफी ऑफ चाइल्डहुड को बताया है। तो दैट इज इर्रेगुलर पिंडारिक ओड, फिलॉसफी ऑफ चाइल्डहुड। इस पोएम को उन्होंने जो बताया है वो बेसिकली इस पोएम में उन्होंने ओड टू इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी में आत्मा और उसका एग्जिस्टेंस, कि हम मरने के बाद और जन्म लेने से पहले कहाँ पे रहते हैं, वो इनोसेंस, चाइल्ड लाइक इनोसेंस कब तक रहती है, और क्यों इनोसेंस जो है वो लूज कर देते हैं। तो ये सब चीज इन्होंने अपने पोएम और इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी में बताया है। Now the next one is about which friend does Wordsworth make a reference। वर्ड्सवर्थ ने अपनी बुक प्रिल्यूड में जो रेफरेंस दिया है वो अपने फ्रेंड कॉलरिज के लिए दिया। कीट्स, बायरन और शेले उनके दोस्त वैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने जो ये यंगर रोमांटिक्स हैं, ये तीनों जो हैं वो यंगर रोमांटिक्स थे, जो मेक एक रेफरेंस जो है वो दिया है उन्होंने कॉलरिज को। तो इनके जो फ्रेंड थे वो कॉलरिज को उन्होंने रेफरेंस दिया है। Which poem was called the poem to Coleridge by Wordsworth। ये मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रिल्यूड उन्होंने लिखनी शुरू की थी वो इसे पोएम ही कहते थे। पोएम टू कॉलरिज जब उनका 1850 का एडिशन तैयार हो रहा था, उसके रेफरेंस में उन्होंने ट्रिब्यूट पे करी है कॉलरिज को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ही इज इंडेप्टेड टू कॉलरिज। और ये उन्होंने पोएम टू कॉलरिज कहा ही किसे है? प्रिल्यूड को। वो प्रिल्यूड जो उनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है, जिसमें 14 बुक्स हैं, 1799 2, 1805 13 एंड 1850 14 बुक्स। तो ये है द प्रिल्यूड। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड ruminates tells about his native। जो प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ ने अपने चाइल्डहुड रिमिनेशंस, चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताया है, वो उनके अपने जो नेटिव प्लेस है कम्बरलैंड के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। Who succeeded Wordsworth as poet laureate in 1850? वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी 1850 में, और 1837 में क्वीन विक्टोरिया का शासन जो है वो शुरू हो गया था। और 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद उन्हें सक्सीड करने वाले थे अल्फ्रेड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते हैं। और अल्फ्रेड टेनिसन की बहुत ही फेमस जो पोएम है वो है इन मेमोरियम, जिसको खुद ही उन क्वीन विक्टोरिया ने भी कहा था कि बाइबल के बाद जो उन्हें सबसे ज़्यादा शांति मिलती है वो इन मेमोरियम को पढ़कर मिलती है। द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेशंस एंड एंड्स इन। सेंसेशन चाइल्डहुड से शुरू होता है और उसके बाद कंक्लूड करते हैं तो थॉट पर खत्म होता है। Which edition of the Lyrical Ballads was the first one to have the preface by Wordsworth? Preface to Lyrical Ballads ये एक essay है। Preface to Lyrical Ballads ये एक essay है, 1800 में आया था, जिसमें उन्होंने इसमें बताया था A poet is a man speaking to men। ये डिफेक्टो रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो है, और ये 1800 में ये जुड़ा था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, और पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये जो जुड़ा था एस्से 1798 में आई थी लिरिकल बैलेट्स, और जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जो एस्से जुड़ा था दैट वाज इन 1800। वर्ड्सवर्थ वॉज रिगार्डेड एज अ पैंथीस्ट। द टर्म मीन्स, पैन मतलब होता है सारा और थीस्ट मतलब होता है मानने वाला। तो पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इन द सेम एज ऑल थिंग्स एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स, कि कण कण में भगवान है, ये मानने वाला क्या कहलाता है? पैंथीस्ट। कण कण में भगवान है। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स अ पोएट्स क्वेस्ट ऑफ हिज। प्रिल्यूड में
उसका नाम ही क्या है, द ग्रोथ प्रिल्यूड ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, यानी कि पोएट की तलाश किस चीज की, उसकी खुद की पहचान की, आइडेंटिटी की, तो दैट इज बी। वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही खूबसूरत रचना लिखने वाले पोएट थे, और आप लोगों ने शेक्सपियर की अगर सीरीज़ ना देखी हो तो वो भी आप देख लें, और अच्छी रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। मेरे चैनल पे आपको कभी भी कोई भी चीज़ बकवास तो मिलने की नहीं, कि मतलब इस तरीके की तो मिलेगी नहीं। आज मैंने अपने किचन में सब्जी बनाई तो आओ आपको भी सिखाऊं, आइए मैं आपको अपना होम टूर करवाऊं। अब जिस काम के लिए आए हो वही कर लो ना, घर देख के क्या करोगे, या किचन में सब्जी बना के क्या करोगे मेरे साथ, ठीक है। तो इसीलिए जिस काम के लिए आए हो वही कर लो। अब कभी कभी मैं भी सोचती हूँ पंचायत में भी कि जो है अगर कर लूँ तो पता नहीं व्यूज़ कहाँ के कहाँ पहुँचेंगे, और क्या करें यार, ये पंचायत होती नहीं। चलो खैर, बीच बीच में बात कर लेती हूँ मैं भी। आप भी सोच रहे होंगे आज मैडम को क्या हो गया, मगर बीच बीच में मैं ऐसे ही सोचा मैंने कि ऐसे ही आपसे कभी कदाक वैसी भी बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक बार मेरे पास अभी एक मैसेज ये आया था कि मैम आप लाइव क्यों नहीं आती हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मेरे लाइव ना आने का रीज़न क्या है। अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर लगवाने हो कि आइए क्वेश्चन मैं बोर्ड पे दिखाऊंगी और आप आंसर्स बताइए, तब तो लाइव आने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कि लाइव में 1 घंटे में मुश्किल से 20 क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें भी केवल जवाब जो है वो लगाए जाते हैं। और उसमें भी क्या है कि आप जो लोग हैं, अब वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ भी कर रहे हैं तो उनका जवाब देना भी बनता है, ये कर्टसी भी है। या बीच में अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो ऐसा नहीं होता कि आप उस मैसेज को इग्नोर करें, तो वो भी पढ़ते हैं, उसका भी जवाब देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर लाइव ही सेशन तो तब सही है कि जब आओ और क्वेश्चंस पे मार्क करवाओ। अगर समझाना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, तो लाइव नहीं चल सकता, सुनेगा ही नहीं कोई भी। आप खुद बताओ कौन सुनेगा फिर उसको, इतनी देर तक तो कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज दिस इज माय रीज़न। नहीं तो लाइव आने के लिए सारी चीज़, सारा जो तामझाम होता है वो सब कुछ है मेरे पास भी, लेकिन फिर भी जो है लाइव ना आने का ये एक रीज़न है। हाँ जी, अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड द वर्ड्स गिवन अबव अकर इन। ये जो लाइंस हैं ये टिंटन एबे ये टिंटन एबे पोएम की लाइंस हैं। टिंटन एबे एक वो पोएम है जिस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने जब 5 साल पहले वो टिंटन एबे घूमने के लिए गए थे, उसकी मेमोरीज उनके दिमाग में थी। फिर वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ दोबारा से 5 साल बाद जाते हैं, और वो नेचर की 3 स्टेजेस इसमें बताई गई हैं कि कैसे नेचर को, वो फर्स्ट स्टेज में एक एनिमल पैशन रहता है, सेकंड स्टेज यूथ वाली है, एकिंग जॉयज जो है, और थर्ड जो है वो स्पिरिचुअल एक जो है एक मैच्योर जो है वो उनका स्टेज जो है वो दिखाई गई है। तो ये टिंटन एबे जो पोएम है, इस पोएम में उन्होंने नेचर के इम्पैक्ट एक इंसान पर अलग अलग स्टेजेस में कैसे पड़ते हैं ये बताया है। A sense sublime of something far more deeply interfused, ये लाइंस किसकी हैं? टिंटन एबे की। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। पहली बात, ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रही हैं। पोएम भी वही है, ये वाली प्रिल्यूड का पार्ट है वैसे, लेकिन ये पोएम जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। वर्ड्सवर्थ ने जब लिरिकल बैलेड्स लिखी थी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की, और इसका जो एक इसका नारा था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उनका ये मानना था कि इस रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट था वो केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, इस रेवोल्यूशन का प्रभाव इंग्लिश पोएट्स पे भी पड़ा। उन्होंने जो आर्टिफिशियल थ्योरी थी, आर्टिफिशियल थ्योरी ऑफ पोइट्री, जो उनका न्यो क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे, जो उनका मानना था, उनकी जो थ्योरी ऑफ पोइट्री थी, जो वो फॉलो करते थे क्लासिकल राइटर्स को,
फॉर्म होनी चाहिए, कंटेंट कुछ भी हो। उन शेकल्स को तोड़ा था किस में? उन्होंने रोमांटिक एज में। तो रोमांटिक एज एक एस्केप फ्रॉम रियलिटी था, एक रेवोल्यूशन था। किस चीज़ के अगेंस्ट रेवोल्यूशन था? बहुत ज़्यादा जो बंधन थे उनके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन था। तो जब ये पोएम उन्होंने लिखी थी तो उनका ये था कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन्ट टू बी अलाइव, कि बहुत ही परम आनंद है कि जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख पा रहे हैं, लेकिन जो यंग है उनके लिए तो ये स्वर्ग को पाने के बराबर। उनका ये कहना था कि जो इस रेवोल्यूशन से उनको मिलेगी, उनको हक मिलेगा जिन्हें जो बहुत ही एक निचले तबके को भी उनका हक मिलेगा। लेकिन हाँ, बाद में उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिल्कुल मोहभंग हो गया था। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ये बात है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो bliss was it in then dawn to be alive? What was the great event Wordsworth had in mind while writing the above lines? तो वो great event था the French Revolution. The sounding cataract haunted me like passion. Sounding cataract की जो कलकल की आवाज़ है, कैटरैक्ट झरने की, वो मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। तो ये जो लाइंस हैं वो है टिंटन एबे की। The sounding cataract haunted me like passion. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far-off things and battles long ago. ये लाइन्स हैं सॉलिटरी रीपर की, जिसमें वर्ड्सवर्थ जो है वो एक हाईलैंड लॉस को देखते हैं, एक लड़की जो गेलिक लैंग्वेज में गा रही है और वो बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। ये एक लिरिक है जिसमें वो कहते हैं कि कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। शायद वो कुछ ऐसे गाने गा रही है, कुछ ऐसी दुख भरी चीज़ों के लिए, कुछ ऐसी बैटल्स के लिए जो अब नहीं है। तो ये जो पोएम है ये एक लिरिक भी है, और ये पोएम जो है ये इसमें बैलेड फॉर्म में कहा गया है कि वो लड़की की भाषा उन्हें समझ में नहीं आ रही है, मगर जैसे बैलेड में जो थीम्स होती हैं वो जो ऐसी मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस थीम्स होती हैं, वो इसी तरीके के गाने जो है वो गा रही है। तो ये लाइंस हैं सॉलिटरी रीपर की। इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, ये मैंने अभी बताया था। लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, इसमें उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं। एक जो है उनकी चाइल्डहुड की है, जिसमें एनिमल पैशंस हैं, नेचर के एनिमल पैशन दिखाएं। फिर बॉयहुड की दिखाई है, जिसमें प्योरली फिजिकल लव है नेचर के प्रति, डिजी रैप्चर्स एंड एकिंग जॉयस। और तीसरा जो है वो उन्होंने दिखाया है स्पिरिचुअल, यानी कि मैच्योर, उन्होंने मैच्योर लव जो है नेचर के प्रति दिखाया है। तो ये 3 स्टेजेस जो हमें देखने को मिलती हैं वो टिंटन एबे में देखने को मिलती हैं। Who said the poet is a man speaking to men? ये मैंने अभी आपको बताया था। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। किस में कहा है? अपने एसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। इस लाइन का मतलब ये है कि पोइट्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह साधारण को भी, सब इंसान को समझ में आए। दैट शुड नॉट बी पेडेंटिक इनफ, इट शुड नॉट बी टू पेडेंटिक टू बी कॉम्प्रिहेंडेड। इतनी पेडेंटिक होगी जैसे इससे पहले की जो एज थी, ऑगस्टिन एज या न्यू क्लासिकल एज, वो जो राइटर्स थे वो इस प्रकार की पोएम्स लिखते थे कि वो सिर्फ उनको पढ़े लिखों को समझ में आए। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि पोएम की भाषा साधारण होनी चाहिए। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. उनका इसमें ये भी सॉलिटरी रीपर की लाइंस हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई नाइटिंगेल भी इतने खूबसूरत गाने नहीं गाती एक थके हुए पथिकों के लिए, जितने सुंदर गाने ये लड़की जो है वो गा रही है। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। लूसी पोएम्स 5 पोएम्स का ग्रुप है, और वो 5 पोएम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वो 5 पोएम्स हैं, ये ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन,
मैं बोल लिख क्यों रही हूँ ऐसे ही. Strange fits of passion have I known. I dwell among unknown men. She dwelt among untrodden ways. I traveled among unknown men. 3 years she grew in sun and shower. A slumber did my spirit seal. ये 5 जो हैं वो लूसी पोएम्स हैं. ये सीरीज ऑफ लूसी पोएम्स हैं. लूसी जो है वो कौन थी किसी को नहीं पता. क्या कवि की कल्पना थी, कौन थी किसी को नहीं पता. लेकिन लोग केवल ये अंदाज़ा लगाते हैं कि लूसी जो है वो वर्ड्सवर्थ ने अपनी बेटी के लिए लिखा है. वर्ड्सवर्थ नेवर टोल्ड एनीवन दैट हु वाज लूसी. कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी शादी होने से पहले जिससे वो पसंद करते थे शायद वो लूसी है. बट नोबडी नोज क्लियरली हु लूसी वॉज. तो ये ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ है. स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शाह, एजुकेशन ऑफ नेचर भी जिसका नाम है. इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय. देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि ये किसने दिया है. क्वेश्चन ये है कि इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि वेन एवर वी फील ट्रैंक्विल आवर इमोशंस रिकलेक्ट इन आवर माइंड. ये थ्योरी यानी कि इनका मानना ये था कि पोइट्री जो होती है ना स्पॉन्टेनियस होती है, और जब हम बिल्कुल शांत होते हैं तो हमारे सामने इमोशंस जो है वो रिकलेक्ट होते हैं और हम पोएम्स जो है कंपोज कर पाते हैं. इस थ्योरी को जो रिजेक्ट करा था वो टी.एस. इलियट ने करा था. टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये कहा है कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट इट्स एन एस्केप फ्रॉम इमोशन. इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, it is an escape of personality. It means poetry is not the turning loose of emotion. कि poetry आपके emotions का turning loose या spontaneous overflow नहीं है, बल्कि आप अपनी personality को छुपा के अपने emotions को escape करके उसमें बताते हैं. या आपकी जो personality है उसको नहीं दिखाती है poetry, ये आपकी personality को छिपाती है. और ये किसने कहा था? ये मॉडर्न एज के राइटर टी.एस. इलियट ने कहा था. लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, लिरिकल बैलेट 1798, ठीक है जी, आई थी 1798 में, जब 18th सेंचुरी खत्म होने में केवल 2 साल रह गए थे. इसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 पोएम कॉलरिज की. राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर से शुरू होती है, टिंटन एबे पे खत्म हो जाती है. कुल 23 पोएम्स है. तो ये रहा आपका 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ. Which of these travel poems belong to William Wordsworth? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने करियर के शुरुआत में लिखी थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जिसमें उन्होंने अपने टूर एक्सपीरियंस जो है वो बताए थे. The Prelude by Wordsworth was part of a vast work which was to be called. ये मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट होनी थी रेक्लूज की, और इसका जो है जो हिस्सा होना था, फर्स्ट इज प्रिल्यूड, सेकेंड वन इज द एक्सकर्शन. ये दोनों तो पूरी हुई, मगर रेक्लूज का केवल एक पार्ट जो है वो पब्लिश हो पाया, एक फ्रेगमेंट. तो प्रिल्यूड और एक्सकर्शन पार्ट होने थे उनके एक बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ही एम्बिशियस वर्क था उनका रेक्लूज, बट इट कुड नॉट गेट कंप्लीटेड. विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे एज, भैया इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है. मैं आप इसको एक बारे में इसको बताऊं, ये ड्रामेटिक लिरिक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है. इसका एक रीज़न बताती हूँ आपको क्यों. ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक इमेजिनरी ऑडियंस होती है और एक इमेजिनरी स्पीकर होता है. पहली बात तो ये, ड्रामेटिक मोनोलॉग में कभी भी पोएट की पर्सनैलिटी नहीं दिखती. अगर आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पढ़े होंगे, चाहे वो रबीबेन एजरा हो, चाहे वो माय लास्ट डचेस हो, आप पढ़ेंगे तो अगर आपने माय लास्ट डचेस पढ़ा हो तो ड्यूको फेरेरा बोल रहे हैं, तो ड्यूको फेरेरा की ही पर्सनैलिटी दिख रही है, ब्राउनिंग की नहीं दिख रही. तो ड्रामेटिक लिरिक वो होता है जिसमें पोएट की पर्सनैलिटी दिखती है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है जिसमें पोएट की पर्सनैलिटी नहीं दिखती. अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप एम.एच. अब्राहम्स उठाना, उसे खोलना और उस पर ड्रामेटिक मोनोलॉग की और ड्रामेटिक लिरिक की डेफिनेशन को ढंग से पढ़ लीजिएगा. जो मैंने आपको बताया है वो ये,
इसीलिए टिंटन एबे ड्रामेटिक लिरिक है, क्योंकि इसमें पूरे उसमें पोयम में, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई पोयम है, इसमें पूरी पोयम में पोएट की पर्सनालिटी ने ओवर पावर करा है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए नहीं है। कुछ लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग को ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है तो दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो इजी। इतना आसान नहीं है कि 1 + 1 = 2 हो जाता है। लिटरेचर में ऐसा नहीं होता। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट राइडल माउंट। वर्ड्सवर्थ अपने जिंदगी के आखिरी समय में राइडल माउंट में रहते थे। उन्हें बार्ड ऑफ राइडल माउंट भी कहा जाता था। ये तो हुए हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस वर्ड्सवर्थ की। आज से वर्ड्सवर्थ की सीरीज स्टार्ट करिए। अगर आप लोग शेक्सपियर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोग देखिएगा मैंने लगभग 188-189 क्वेश्चंस के करीब करवाए हैं। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं, जो रिपीट हो रहे थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। और इसी तरीके से ये सीरीज भी, अब कितने क्वेश्चंस इसमें बनते हो तो मुझे देखना पड़ेगा, और इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रही हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आज ग्रामर के मैंने जो MCQs लिए हैं, स्पॉट द एरर है। अब मैं स्पॉट द एरर आपको एक एक करके समझाती जाऊंगी। एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी टू द कंट्री। अगर एवरी वन ऑफ अस आ रहा है, ठीक है, तो भाई एवरी वन ऑफ अस शुड डू, अब चाहे इसमें अस आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रोनाउन लगता है वो थर्ड पर्सन, वो इसमें सिंगुलर लगता है। एवरी के साथ जो प्रोनाउन लगता है वो सिंगुलर लगता है। प्लूरल वैसे ये प्रोनाउन नहीं है, जो पजेसिव एडजेक्टिव लगता है वो सिंगुलर लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव लगाया जाएगा, आवर का यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर है बी, ठीक है। तो एवरी वन ऑफ अस शुड डू हिज ड्यूटी टू द कंट्री। तो जब एवरी आ रहा है तो उसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर लगता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं जरा समझाऊंगी आपको। इस क्वेश्चन को जब बुक में मैंने देखा, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत दे रखा। अब मैं इसका आपको बताती हूं कि ये जो क्वेश्चन है, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो जगह एरर है। पहला एरर ये है कि बोथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। अगर आपको नेगेटिव बोथ जो डिटर्मिनर है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। अगर आपको इसे नेगेटिव में यूज करना है तो आपको नीदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब नीदर लगाना पड़ेगा तो भैया दोनों में ठीक होगा, नीदर राम नॉर श्याम, ठीक है, नीदर राम नॉर श्याम। अब इस तरीके से वॉज प्रेजेंट इन क्लासरूम। अब इसमें दो पार्ट में करना पड़ेगा। अब या तो हम इसमें करें राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, या तो आप ये करिए, तो एक ही पार्ट में रहेगा। क्योंकि गलती यही है कि बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। जो मैंने जिस बुक से लिया उसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि प्रेजेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो पता नहीं ये कहां से उन्होंने कॉन्सेप्ट ले लिया था। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूं कि बोथ जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। Many things have happened since I have left the school। अगर आपका since आ रहा है तो since के पहले जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपने मेरी गोल्डन रूल्स वाली सीरीज देखी है स्पॉटिंग द एरर की, तो उसमें मैंने ये वाला शायद 1-2 बार हो गया है बताया, उसमें जब गोल्डन रूल्स मैंने बताए हैं, 100 गोल्डन रूल्स जब मैंने बताए, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये इस तरीके से होता है। तो आप ये देखिए, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल। पहला वाला पार्ट सही है क्योंकि सिंस आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये वाला गलत है, पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो इसलिए आएगा आई लेफ्ट द स्कूल, नो एरर। तो ये सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो यहां हो जाएगा ही वॉज। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन वाले जो क्लॉजेज होते हैं नाउन क्लॉजेज होते हैं बेसिकली। तो अगर इनडायरेक्ट नरेशन है, अगर डायरेक्ट होता तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता वो टेंस अलग बात थी, लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन है, दैट इज वाई यहां पर वॉज जो है वो हम लगाएंगे। द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स। जब नाउन प्लस प्रेपोजिशन
प्लस नाउन आता है तो दोनों नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लगता है। अब यहां पर नाउन वर्ब तो है नहीं, तो नाउन करेंगे द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म आफ्टर फिल्म। ठीक है जी। उसके बाद 6 है हैड ही रीच द स्टेशन, हैड ही रीच द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर ही हैड कॉट द ट्रेन। ये परफेक्ट कंडीशनल है, प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल एंड परफेक्ट कंडीशनल, जिसमें पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर किसी कारण से हो नहीं पाया। इन्वर्जन इसमें यूज करते हैं, हैड ही रीच द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो यहां हैड नहीं आएगा, ही वुड हैव आएगा। He committed suicide twice before he died and left the members of his family crying. पहली बात इस सेंटेंस में अगर देखिए, अगर 2 बार सुसाइड कमिट कर ली थी तो मरा कैसे? 2 बार तो कोई सुसाइड कर ही नहीं सकता। तो इसमें आएगा he had tried to commit suicide before he died। जो काम पहले खत्म हो गया वहां पर हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, और इसमें he had tried to commit suicide, कब करा उसने कोशिश करी नहीं पता, before he died। तो इसलिए यहां आएगा, कमिटेड नहीं आएगा, ए पार्ट में है he had tried to commit suicide। We congratulated him, congratulate अपने साथ जो preposition लेता है वो on लेता है, उसके बाद gerund आ रहा है। We congratulated him on winning a scholarship। It is unfortunate that many youngsters get addicted to gamble। addicted के बाद ये जो to है that's a preposition, ये कोई इन्फिनेटिव वाला वो नहीं है, तो इसीलिए प्रेपोजिशन के बाद आता है नाउन प्रोनाउन या जेरेंड। तो यहां आएगा गैम्बलिंग। इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दिस बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी। बैक्टीरिया प्लूरल नाउन है, ठीक है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, तो बैक्टीरिया के साथ दिस नहीं आएगा, दीज आएगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो चलिए बस आज के लिए यहीं तक था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। और मैं आपको सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल रहता है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि कहीं कुछ थोड़ा सा बेनिफिट आप लोगों को हो सकता है, आपको ना लगता हो कि ये बेनिफिट है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कुछ लोगों को क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहेगी। तो अगर आपको ये चीज़ मैं आपके बेनिफिट के लिए बनाती हूँ, तो अगर आपको इससे फ़ायदा मिल लगता हो तो बताइएगा, और इसमें लाइक करने का मन करे तो कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। शेयर करने का मन करे तो बिल्कुल कूद के करिएगा, उसमें भी कंजूसी मत करिएगा। वैसे मैं ये सब बोलती नहीं, मगर आजकल क्या करूँ, बोलना पड़ रहा है। ठीक है जी, बस चलती हूँ, बाय बाय, और मिलते हैं कल।